in the previous class we completed about the discussion of chapter 3rd, and now today we discuss about chapter number 4, that is cube and cube roots. So first exercise is, first of all, cube and cube roots are, क्यूब में क्या हो जाएगा हमारे पास पावर्स 3, एंड क्यूब रूट के लिए हम क्या करेंगे, जैसे एलसीएम में क्या करते थे हम 2 के पेयर्स बनाते थे, क्यूब रूट में क्या हो जाएगा हम 3 के पेयर्स वो करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन इज द क्यूब ऑफ द नंबर्स. तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ क्यूब निकालना है, मतलब हमें क्या करना है, उसकी पावर 3 करनी है. जो 23 है फर्स्ट वन, सो 23 को क्या करेंगे हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे और इसका फैक्टर क्या बन जाएगा, हम हमें 23 को क्या करना है मल्टीप्लाई. तो 23 मल्टीप्लाई 23 कितना होता है 576, 526, एक सेकेंड, 23 मल्टीप्लाई 23, सो 3 9, 3 2 the 6, 2 3 the 6, 2 4 9 12, 529. ठीक है, सो 529 एंड मल्टीप्लाई अगेन 23, सो मल्टीप्लाई अगेन 23 कितना हो जाएगा 2 3 2 the 6 6 और 2 8 5. Now 2 8 the 2 9 the 18, 2 2 the 4 and 5, 2 5 the 10, so 7 16, 5 4 10 11 2, so 1 2 1 6 1. So आंसर क्या आ गया अब यहाँ पे हमारे पास 1 2 1 6 7 is the answer for 23 का क्यूब. ठीक है, now नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 3/11. अगर हमारे पास फ्रैक्शन में हो नंबर तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे भी क्या होगा, ऊपर वालों को भी अगर हमें इसका क्यूब करना है, ठीक है, पावर 3 करेंगे, मतलब कि यहाँ पे दोनों की पावर 3 है, तो क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 बिकॉज क्यूब है, और नीचे भी क्या होगा उसकी भी पावर 3 है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा उसको भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. 3 का क्यूब होता है 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, और 11 का क्या होता है हमारे पास 1 3 3 एंड 1. ठीक है, सो दिस इज द फैक्टर फॉर दिस फ्रैक्शन. अगर आपको डेसिमल में लिखना है तो उसको पुट कर सकते हैं वैल्यूज. ठीक है, नाउ नेक्स्ट है अगर माइनस में वैल्यूज है, माइनस में क्या हो जाएगा, अब माइनस हर किसी के आगे लगाना है क्योंकि इसका क्यूब लिख रहा है हमें, तो -11 बिकॉज नंबर हमारे पास क्या है -11 है, तो उसी को हमें क्या लिखना है 3 टाइम्स लिखना है. तो 11 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करा, क्या आया आंसर हमारे पास 10. अब साइन देखते हैं यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल माइनस माइनस प्लस हो जाता है, अब प्लस के बाद अगेन एक और माइनस है, तो प्लस मल्टीप्लाई माइनस इज माइनस. आंसर क्या आ गया हमारे पास -1331. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो नाउ नेक्स्ट वन इज विच ऑफ देम इज परफेक्ट क्यूब. नाउ फर्स्टली क्या निकाला था, क्यूब्स निकाले, तो यहाँ पे बताना है परफेक्ट क्यूब कौन सा है, मतलब कि यहाँ पे ऑलरेडी क्यूब्स गिवन है और उनका हमें क्या निकालना है कि परफेक्ट क्यूब कैसे. तो हम क्या करेंगे, इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. प्राइम फैक्टराइजेशन में क्यूब्स है तो किसने के पेयर लेंगे, 3 के पेयर्स लेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल 729 के लिए करते हैं 729. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टराइजेशन में स्मॉलेस्ट नंबर से करते हैं विच इज 2, बट 2 इज नॉट डिविजिबल बाय, सॉरी this number is not divisible by 2 because last digit is 9. 3 से 3 के लिए क्या होता है 7 plus 2 9, 9 plus 9 18, and 18 is a multiple of 3, so 3 से divisible है, 3 2 is 6, 3 4 is and 3 3 is. ठीक है, again this number is divisible by 2, sorry 3, so क्या हो जाएगा 3 and 3 2 is 3 7 is 21, 3 3 3 is 3 9 is and 3 3 is 9 and 3 1 is. अब हमें क्या करना है 3 के पेयर्स बनाना है, तो फर्स्ट वन इज दिस एंड सेकेंड वन इज दिस. तो क्यूब रूट पूरा पूरा आ रहा है हमारे पास, कोई फैक्टर अलग से रिमेनिंग नहीं रह रहा है यहाँ पे नंबर, तो क्या है ये नंबर हमारे पास परफेक्ट क्यूब है. नेक्स्ट के लिए अब हम देखते हैं 42875. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2 बिकॉज लास्ट डिजिट इज 5. नाउ 3 के लिए 4 plus 2 is 6, 6 plus 8 is 14, and 14 plus 12 is 26 which is not a multiple of 3, so 5 से डिविजिबल होगा क्योंकि 5 के लिए क्या होता है लास्ट डिजिट इज 0 और 5, तो 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, 3 7 5 7 जा 35 and 5 5 जा 25. now again 5 से डिविजिबल है, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25. now again 5 से 5 3 जा 15, 2 1 5 4 जा 20 and 1 5 5 3 का. now 343 is the cube of 7, so 7 से डिविजिबल होगा, तो 7 7 4 जा 28 and 7 9 जा 63. now again 7 से डिविजिबल है, 7 7 जा 7 1 जा, तो क्या होगा अगर हम 3 3 के पेयर्स बनाएंगे, यहाँ 5 और यहाँ 3 7 के भी है, तो पूरा पूरा डिविजिबल है, मतलब यहाँ पे परफेक्ट क्यूब है ये भी नंबर. सो दीज टू आर द परफेक्ट क्यूब्स ऑफ द
नंबर्स, मतलब ये क्या है, परफेक्ट क्यूब्स है। अगर इनमें से कोई भी फैक्टर यहाँ पे, जैसे इन केस यहाँ पे 7 की जगह यहाँ पे 1 और 7 आ जाता तो क्या हो जाता, ये पेयर अकेला रह जाता, तो इससे क्या हो जाता, ये परफेक्ट क्यूब नहीं होता। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये परफेक्ट क्यूब्स आ रहे हैं, तो रेस्ट पार्ट आप उनमें ट्राई कर लेना कि कौन सा होता है या नहीं होता है। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो नाउ नेक्स्ट वन इज 34,300 इज अ परफेक्ट क्यूब और नॉट, हमें ये चेक करना है। और अगर वो नहीं है तो हमें क्या निकालना है, स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाई या डिवाइड टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। मतलब हम उसमें नंबर में क्या मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, जिससे वो क्या बन जाए, परफेक्ट क्यूब। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई के लिए करते हैं, तो 3400 फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करते हैं कि क्या वो परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो अगेन वही हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन से। अगर परफेक्ट क्यूब होगा तो क्या होगा, 3 3 के पेयर्स बनेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 से डिविजिबल है, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2 5 0। ठीक है, नाउ अगेन 2 से 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 7 जा and 2 5 जा, this one be the factor. Now check whether it will be divisible by 3 or not. 8 plus 13, 13 plus 12 is 25, which is not a multiple of 3. So 5 से divisible होगा, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25. Now again 5 से divisible, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 and 5 3 जा 15. Now 343 किसका मल्टीपल होता है, हमारे पास 7 का क्यूब होता है, तो 749 and 7 7 जा 49 and 7 1 जा 7. So फैक्टर्स है हमारे पास, फैक्टर्स आर क्या क्या हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 एंड मल्टीप्लाई 7. सो यहाँ पे क्या है हमारे पास, 3 के पेज में सिर्फ 7 है और बाकी नहीं है, तो क्या है ये हमारे पास परफेक्ट नॉट अ परफेक्ट क्यूब, नॉट अ परफेक्ट क्यूब हो गया। अब हमें देखना है कि किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए। तो यहाँ पे अब देखो, अगर मैं यहाँ 2 से करा दूं एक मल्टीप्लाई, तो 2 के फैक्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे, और एक नंबर 5 से करा दूं तो क्या हो जाएगा, फैक्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। सो द नंबर सो 34,300 इज मल्टीप्लाइड बाय किस नंबर से हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 10, बिकॉज क्या हो रहा है, हमारे पास एक नंबर है यहाँ पे 2 और सेकंड है 5, तो दोनों का मल्टीपल ही यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तभी ये नंबर क्या बनेगा हमारे पास, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट में क्या करना है, डिवाइड किससे हो सकता है, द स्मॉलेस्ट नंबर विच शुड बी डिवाइडेड। तो डिवाइड किससे हो जाएगा, हमारे पास जो जो जिनके फैक्टर्स नहीं बन रहे उन सबको क्या कर देंगे, हम रिमूव भी कर देते हैं। तो रिमूव करेंगे तो यहाँ पे किस किस को रिमूव करना पड़ेगा, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 एंड 25 जा 100। तो डिवाइड में क्या हो जाएगा, 3,4,300 इज डिवाइडेड बाय, किससे हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने उनके फैक्टर्स निकाले, फैक्टर्स में जो मिसिंग लग रहा था, जैसे यहाँ पे क्या था, एक टर्म मिसिंग थी 2, सो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड एक टर्म थी 5, तो दोनों से ही मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई किससे करना है, 10 से। लेकिन डिवाइड में क्या हो जाता है, हम जो भी फैक्टर्स जिससे परफेक्ट क्यूब नहीं बना उन सबको रिमूव कर देते हैं। रिमूव हमारे पास क्या क्या होगा, उन सबका मल्टीप्लीकेशन करा, क्या है आंसर, 100। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द एक्सरसाइज 4.1. आई होप यू गॉट ऑल द कंटेंट दैट आई टॉट यू. In the next class we discuss next exercise. Thank you. Have a nice day. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रेनू मैम। तो आज हम कक्षा 8 का पाठ 7 के प्रश्नोत्तर करेंगे, जिसमें हम लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर तक कर चुके हैं, और दीर्घ में हमने पहला प्रश्न कर लिया था कि राजा सुलेमान का चरित्र चित्रण कीजिए। अगला प्रश्न है, राजा सुलेमान और सीबा की महारानी के मध्य संवाद को अपने शब्दों में लिखिए। तो राजा और जो रानी थी उन दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई, उसको आपको अपने शब्दों में लिखना है, किस तरह से उनके बारे में उनमें बातचीत हुई वो। तो उत्तर है इसमें, सीबा की महारानी ने राजा सुलेमान के बुद्धि परीक्षण के लिए प्रीति भोज का आयोजन किया था। कि जो सीबा की रानी थी उसने खाने का आयोजन किस लिए किया था, कि वो राजा सुलेमान की बुद्धि का परीक्षण कर सके, उनकी परीक्षा ले सके। रानी ने राजा के समक्ष एक समस्या रखी, और रानी ने राजा के समक्ष एक समस्या रखी और कहा कि आपको इस समस्या का समाधान बताना होगा। राजा समझ गया कि रानी ने उन्हें क्यों बुलाया है, और राजा ये बात समझ गए कि रानी ने उन्हें क्यों बुलाया है।
राजा ने नर्म परंतु गौरवपूर्ण स्वर में उत्तर दिया, और राजा ने भी उनकी बात का नर्म लेकिन गौरवपूर्ण स्वर में उत्तर दिया कि मैं आपकी समस्या का समाधान करने का भरसक प्रयास करूंगा, कि मैं आपकी समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करूंगा। रानी ने राजा के सामने 4 बच्चे प्रस्तुत किए और कहा कि आपको इनसे बिना बात किए बताना होगा कि इनमें कौन 2 लड़के हैं और कौन लड़कियां। राजा ने अपनी बुद्धि से पता लगा लिया और रानी को बता दिया। तो रानी ने क्या करा कि उनके सामने समस्या रखी कि 4 बच्चे कौन से 4 बच्चे सामने खड़े किए कि जो बिल्कुल एक जैसे लगते थे, और राजा से कहा कि आपको बताना है इनसे बिना बातचीत की कि आपको कौन से 2 लड़के हैं और कौन सी 2 लड़कियां। और राजा ने भी अपनी बुद्धि से पता लगा लिया और रानी को बता दिया। रानी के पूछने पर राजा ने कहा कि आप एक स्त्री होकर भी स्त्रियों के सामान्य गुण से अनभिज्ञ हैं। मैं इन्हें स्वच्छता और सज्जा के गुण के कारण पहचान पाया। कि मैं इन लड़कियों को पता कैसे कर पाया, इनकी पहचान कैसे कर पाया कि औरतों में एक गुण होता है स्वच्छता और सज्जा का, यानी सजावट का, उसी गुण के कारण मैं इनको पहचान पाया। क्यों? क्योंकि उन लड़कियों ने क्या किया था, अपने हाथ अच्छे से धोए थे, ऊपर कोहनियों तक हाथ धोए थे और तौलिए से भी अच्छे से साफ किया था। तो ये है दूसरे प्रश्न का आपका उत्तर कि एक बार इसको फिर से देख लो। सीबा की महारानी ने राजा सुलेमान की बुद्धि परीक्षण के लिए प्रतिभोज का आयोजन किया था। रानी ने राजा के समक्ष एक समस्या रखी और कहा कि आपको इस समस्या का समाधान बताना होगा। राजा समझ गया कि रानी ने उन्हें क्यों बुलाया है। राजा ने नर्म परंतु गौरवपूर्ण स्वर में उत्तर दिया कि मैं आपकी समस्या का समाधान करने का भरसक प्रयास करूंगा। रानी ने राजा के सामने 4 बच्चे प्रस्तुत किए और कहा कि आपको इनसे बिना बात किए बताना होगा कि इनमें से कौन 2 लड़के हैं और कौन 2 लड़कियां। राजा ने अपनी बुद्धि से पता लगा लिया और रानी को बता दिया। रानी के पूछने पर राजा ने कहा कि आप एक स्त्री होकर भी स्त्रियों के सामान्य गुण से अनभिज्ञ हैं। मैं इन्हें स्वच्छता और सज्जा के गुण के कारण पहचान पाया। अब है हमारा तीसरा प्रश्न। सीबा की महारानी की क्या समस्या थी और राजा सुलेमान ने उसका क्या समाधान निकाला, विस्तार पूर्वक लिखिए कि उनकी समस्या क्या थी और राजा ने क्या समाधान निकाला। हमें इस बात को विस्तार से बताना है। तो उत्तर है इसका, सीबा की महारानी की समस्या थी 4 एक समान बच्चे जिनकी आयु 8 वर्ष थी तथा उन्होंने एक से ही वस्त्र पहन रखे थे। इन बच्चों में से 2 बालक और 2 बालिकाएं थीं। इन बच्चों से बिना बातचीत करे यह पता करना कि कौन से 2 बच्चे बालक हैं और कौन सी 2 बालिकाएं, यही क्या थी उनकी समस्या थी। क्या समस्या कि 4 बच्चे थे, बिल्कुल एक समान आयु के थे और उन्होंने एक जैसे वस्त्र पहन रखे थे और उनमें से ये पता लगाना कि इनमें से कौन से 2 बालक यानी कौन से 2 लड़के हैं और कौन 2 लड़कियां। अब राजा ने उस समस्या का समाधान किस तरह से निकाला, आपने सभी ने पाठ को पढ़ा है अच्छे से। तो राजा ने क्या किया, राजा ने चारों बच्चों से मिट्टी के खिलौने बनाने के लिए कहा। राजा ने क्या करा कि चारों बच्चों को मिट्टी के खिलौने बनाने के लिए कहा और जब बच्चों ने खिलौने बना लिए तो मिट्टी को वापस बर्तन में रखने के लिए कहा। और जब बच्चों ने मिट्टी के खिलौने बना लिए तो उन्होंने दोबारा से उन खिलौनों को मिट्टी में रखने के बर्तन में रखने के लिए कह दिया और बच्चों ने भी वैसा ही किया। अब राजा ने बच्चों से साबुन लगाकर हाथ धोने के लिए तथा तौलिए लेकर अपने हाथ पोंछने के लिए कहा। अब इसके बाद क्या किया कि राजा ने उन बच्चों से खिलौने बनवाए। खिलौने बनाने के बाद में उन्हें दोबारा से उन्हें उसी बर्तन में रखने के लिए कहा और फिर बाद में बोला कि आप साबुन लगाकर अच्छे से हाथ धो लीजिए और तौलिए से इन्हें साफ करके पोंछ लीजिए। राजा बच्चों को ध्यानपूर्वक देखते रहे और जब बच्चे ये सब कर रहे थे तो राजा है वो उनको ध्यानपूर्वक देखते रहे और 2 बच्चों के कंधों पर हाथ रखते हुए बोले, रानी साहिबा ये दोनों बच्चे बालिकाएं हैं और से दोनों बालक। राजा ने लड़कियों को उनकी स्वस्थता तथा सज्जा के गुण के कारण पहचान लिया था क्योंकि लड़कियों ने अपने हाथ कोहनियों तक मलमल कर धोए थे तथा लड़कों ने जल्दी जल्दी केवल कलाइयों तक ही हाथ धोकर उन्हें तौलिए से साफ कर लिया था। तो ये समस्या थी और ये क्या था उनका समाधान कि राजा ने क्या समाधान निकाला था। राजा ने समाधान निकाला कि उन्होंने चारों बच्चों को एक साथ में बुलाया और उन्हें मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए कहा और
फिर दोबारा से उनको हाथ अपने धोने के लिए बोला और तौलिए से साफ करने के लिए बोला। वो राजा ने इसलिए बोला ताकि वो उन बच्चों को देख सकें, क्योंकि लड़कियां हैं वो अच्छे से सफाई के साथ में हाथ धोंगी और लड़के ऐसे ही, और इसी तरह से वो उनका पता भी लगा सकेंगे। तो एक बार बेटा उत्तर फिर से देख लो, ये बड़ा उत्तर है, आपको नोट करना है। सीबा की महारानी की समस्या थी 4 एक समान बच्चे जिनकी आयु 8 वर्ष थी तथा उन्होंने एक से वस्त्र पहन रखे थे। इन बच्चों में से 2 बालक और 2 बालिकाएं थीं। इन बच्चों से बिना बातचीत करे यह पता करना कि कौन से 2 बच्चे बालक हैं और कौन से 2 बालिकाएं, यानी कौन 2 लड़के हैं और कौन 2 लड़कियां। राजा ने चारों बच्चों से मिट्टी के खिलौने बनाने के लिए कहा और जब बच्चों ने खिलौने बना लिए तो मिट्टी को वापस बर्तन में रखने के लिए कहा या रखने को कहा। बच्चों ने ऐसा ही किया। अब राजा ने बच्चों से साबुन लगाकर हाथ धोने के लिए तथा तौलिया लेकर अपने हाथ पोंछने को कहा। राजा बच्चों को ध्यानपूर्वक देखते रहे और 2 बच्चों के कंधों पर हाथ रखते हुए बोले, रानी साहिबा, ये दोनों बच्चे बालिकाएं हैं तथा शेष दोनों बालक। राजा ने लड़कियों को उनकी स्वच्छता तथा सज्जा के गुण के कारण पहचान लिया था, क्योंकि लड़कियों ने हाथ कोहनियों तक खूब मलमल कर धोए थे तथा लड़कों ने जल्दी जल्दी केवल कलाइयों तक हाथ धोकर उन्हें तौलिए से साफ कर लिया था। तो बेटा ये दोनों ही प्रश्न आपको नोटबुक में नोट करने हैं और राइटिंग आपकी बहुत ही सुंदर हो। थैंक यू। Models, and first is, yesterday we discussed about the word shell. This model we are discuss about shell. Now I will tell you where we are using shell. Shell is used with compulsion. Example is, you shall save the country. And shall is used with the first person. Everybody knows. This is the example of compulsion, यानी कि जरूरी. Next is for promise. Shall is used with for promise also. You shall have to keep the words. This is for promise. And for desire. Desire is like you can say in interrogative sentences we are for using हम interrogative sentences, यानी कि when we are asking about questions then we are talking about interrogative sentences. Shall I help them? क्या मैं उनकी help कर सकता हूँ? Shall I help them? You are asking them. Interrogative sentences में हम किसी से desire यानी कि उनकी इच्छा पूछते हैं कि वो कि हमें उनकी हेल्प करनी है या नहीं, उनसे क्वेश्चंस we are asking, we are putting. Now second word is should, and should is the past tense of shall का जो past tense है वो है हमारा should. So should हम कब यूज करते हैं? moral duty के लिए. First is moral ड्यूटी इसका मतलब होता है जो हम किसी बड़े की रिस्पेक्ट हमें करनी चाहिए, जो हमें ये बताता है कि हमें क्या अपना हमारी क्या मजबूर मतलब क्या इच्छा है जो हमें पूरी करनी चाहिए, जैसे रिस्पेक्ट करनी चाहिए एल्डर्स की. नाउ आई विल गिव यू द एग्जाम्पल इज वी शुड रिस्पेक्ट द एल्डर्स. We should respect
the elders. दिस इज़ अ मॉरल ड्यूटी, ये हमारी एक मॉरल ड्यूटी है, हमें इसको कि हमें काम करना ही करना है. नेक्स्ट इज फॉर प्रॉमिस, जैसे हमने शेल के लिए यूज़ किया था प्रॉमिस. फॉर द पास्ट टेंस वी आर गोइंग टू यूज प्रॉमिस. आई शुड हेल्प द पुअर, ये मेरा प्रॉमिस है, आई शुड हेल्प द पुअर. नेक्स्ट इज फॉर एडवाइस, अगर हमें किसी को सलाह देनी हो, वी आर टॉकिंग अबाउट शुड. एडवाइस वी आर गिविंग. नाउ एडवाइस, आई विल गिव यू द एग्जाम्पल ऑफ एडवाइस. एडवाइस इज रिलेटेड टू कि हमें क्या करनी चाहिए, यानी कि जो हमें कोई सलाह देता है उसके अकॉर्डिंग. सो एग्जाम्पल, यू शुड टेक रेगुलर एक्सरसाइज. You should take exercise regularly. This is the example of advice. Now for condition also we are using should. condition होती है कि हमें ये करना चाहिए या नहीं, क्या अप्लाई करना चाहिए या नहीं. if I should कंडीशंस अप्लाई करने के लिए ही है. इफ आई शुड बी लेट, अगर मैं लेट हो गया, वाटर फॉर मी प्लीज, वेट वाटर फॉर मी प्लीज. So these are the examples of should and how we are going to use more for moral duty, promise, advice and condition. Now next is third one is need. Need is related to the main verb. Need जो है वो हमारा main verb के साथ यूज होता है for negative sentences also and for positive also. दोनों sentences के लिए ही यूज करते हैं हम. I will give you the example of first of all negative sentences. Negative sentences के लिए example देती हूँ मैं आपको. He need not do it. He need not do it. It means जब हम not put कर देते हैं तो वो sentences negative बन जाते हैं. And for interrogative sentences में ये are start with the helping verb that is need. Need he go now. This is the example of interrogative sentences. And everybody knows what is the word need means. Need का मतलब होता है ज़रूरत, और ज़रूरत हमें नेगेटिव, हमें ज़रूरत हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती. तो नीड को हम पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं और नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए भी. एंड नेक्स्ट इज फोर्थ वन इज फॉर डेयर. डेयर क्या होता है? डेयर मीन्स होता है, ये हमारा मेन वर्ब है और डेयर को हम अन्य फॉर्म के साथ यूज़ कर सकते हैं. डेयर्ड जो हम पास्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं, इसके अंदर ईडी पुट करके. एंड इन प्रेजेंट फॉर्म वी आर यूजिंग डेयर फॉर प्रेजेंट, और ये हम पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं. पॉसिबिलिटी कि इस काम को करने की कितनी पॉसिबिलिटी है, यानी कि इस काम को हम कितना % कर सकते हैं. सो आई डेयर say 10 rupees will do. I dare say 10 rupees will do. It means कि जो इसमें पॉसिबिलिटी ये है कि जो 10 रुपीज़ क्या कर सकते हैं. नेक्स्ट इज फॉर, दिस इज ऑल्सो फॉर नेगेटिव सेंटेंसेज ऑल्सो. वी आर यूजिंग फॉर नेगेटिव सेंटेंसेज ऑल्सो. नेगेटिव सेंटेंसेज में अगर हम यहाँ पे आई डेयर नॉट
हम नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या करेंगे, नेगेटिव सेंटेंसेस में हम यहाँ पे नॉट पुट कर देंगे, सेंटेंस सेम रहेगा, बस वी आर पुटिंग नॉट। इन नेगेटिव सेंटेंसेस मोस्टली वी आर गोइंग टू यूज नॉट। So students, please make sure that in interrogative sentences we are start the question with helping verb। helping verb से start करते हैं, और in negative sentences we are going to put not to make the negative sentences। अगर हम negative sentences में किसी भी sentence में not put कर देंगे तो वो sentence हमारा negative बन जाएगा, और अगर हम हेल्पिंग वर्ब से कोई भी वर्ड्स क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो वो हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। लेकिन अगर हम सिंपल सेंटेंस रखते हैं तो अगर हम यहाँ पे नॉट नहीं लगाते तो दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव सेंटेंसेस। और इन तीनों फॉर्म्स, इन तीनों सेंटेंसेस को हम कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। सो आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड दीज 4 models, and thank you everyone. Just do this work in your fair notes. Students, welcome to our online classes. This is for class 8. In previous class we complete our second chapter of geography portion, and today we start our third chapter, natural resources, natural vegetation and wildlife. We complete the exercise of this chapter in previous class, and today we start with short question answer. Our first question is, where exactly is the tundra region on earth? कि अर्थ के ऊपर टुंड्रा रीजन कहाँ पे है? Answer is, the tundra is located at the top of the world near the north pole। कि टुंड्रा जो रीजन्स हैं वो कहाँ पे हैं, कहाँ पे लोकेट करते हैं? नॉर्थ पोल के ऊपर लोकेट करते हैं। वर्ल्ड में जो अपना नॉर्थ पोल है ना, वहीं पे टुंड्रा रीजन नहीं पाए जाते, और भी जगह पे पाए जाते हैं, लेकिन मोस्टली जो टुंड्रा रीजन्स, टुंड्रा जो वेजिटेशन है वो यहीं पे पाई जाती है। और भी जहाँ पे बर्फ़ गिरती है वहाँ पे भी पाई जाती है, लेकिन मोस्टली जो पाई जाती है एग्जैक्टली जो हम पूछें वो नॉर्थ पोल पे ही पाई जाती है। बीइंग वेरी क्लोज टू द पोलर एरियाज दीज रीजन्स वर एक्सट्रीमली कोल्ड। कि ये जो पोलर एरिया के नज़दीक वाले एरिया हैं, यहाँ पे क्या पड़ता है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ती है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्रीज लाई इन द ट्रॉपिकल रीजन। कि ट्रॉपिकल रीजन में कौन कौन सी कंट्रीज लाई करती हैं? ट्रॉपिकल कंट्रीज इंक्लूड वेनेजुएला, पेरू, केन्या, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड, कंबोडिया, ब्राज़ील, युगांडा। ये सारी कंट्रीज़ कौन सी हैं? जो ट्रॉपिकल कंट्रीज़ हैं। ट्रॉपिकल रीजन्स में जो कंट्रीज़ लाई करती हैं वो है ये। फर्स्ट है वेनेजुएला, पेरू, केन्या, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड, कंबोडिया, ब्राज़ील, युगांडा। और भी हैं, लेकिन मैंने मोस्ट कंट्रीज़ आपको बता दी हैं। नाउ आवर थर्ड क्वेश्चन इज़, व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट इज़ ऑब्जर्व इन द डेजर्ट। कि डेजर्ट जो एरिया है वहाँ पे कैसी क्लाइमेट पाई जाती है? तो कैसी पाई जाती है? एक तो हॉट डेजर्ट क्लाइमेट है, सेकंड कोल्ड डेजर्ट क्लाइमेट है। हॉट डेजर्ट क्लाइमेट और कोल्ड डेजर्ट क्लाइमेट मतलब कि डेजर्ट, कुछ डेजर्ट ऐसे हैं जो बहुत हॉट हैं और कुछ डेजर्ट ऐसे हैं जो बहुत कोल्ड हैं। और जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट है वो कौन सा है? सहारा डेजर्ट। और अगर हम आपसे कहें कि इंडिया का डेजर्ट कौन सा है, तो इंडिया का है थार डेजर्ट जो राजस्थान में है। अब है, नेम द टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट फाउंड इन इंडिया। कि इंडिया के अंदर जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं उनके बारे में बताइए। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन है, मॉनसून फॉरेस्ट है, तो इनका हम आगे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के अंदर पूरा एक्सप्लेन से पढ़ेंगे। नाउ आवर फिफ्थ क्वेश्चन इज, नेम द एनिमल इन द टेम्परेट ग्रासलैंड। कि टेम्परेट ग्रासलैंड में कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं? आंसर इज बीसन, प्रेयरी डॉग, ईमू, कंगारू, ऑस्ट्रिच। कौन कौन से एनिमल पाए जाते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड में? बीसन, प्रेयरी डॉग, ईमू, कंगारू, ऑस्ट्रिच। ठीक है, ये मेन पाए जाते हैं। हम ये नहीं कर रहे कि सभी एनिमल्स का नेम लिख रहे हैं, इनके अलावा भी पाए जाते हैं, लेकिन हम मोस्टली जो अभी जो हमने पीछे कंट्रीज़ वाला किया था उसमें भी हमने और भी कंट्रीज़ आती हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, लेकिन हमने मोस्ट कंट्रीज़ का नेम लिखा था।
इसी तरीके से यहाँ जो टेम्परेट ग्रासलैंड के अंदर जो एनिमल्स पाए जाते हैं, जो मोस्ट है, हमने वो किए हैं. नाउ वी डू द लॉन्ग क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर. फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द इंडियन वाइल्ड लाइफ एंड वेजिटेशन. कि भारतीय जो वन्य जीव हैं और जो वनस्पति है उसका वर्णन करना है हमें. फर्स्ट इज वी डिस्क्राइब इंडियन वाइल्ड लाइफ. ए वास्ट वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट इन द कंट्री. कि हमारे देश में वाइल्ड लाइफ की एक बहुत ही बड़ी प्रजाति, मतलब कि वैरायटी है, बहुत सारी वैरायटी है, कहीं बहुत सारी वैरायटी के जीव जंतु पाए जाते हैं. सेकेंड इज सम कॉमन एनिमल्स फाउंड इन इंडिया इंक्लूड लायंस, टाइगर, डियर, मंकी, जैकाल एंड पीकॉक्स. और कुछ कॉमन एनिमल्स हैं जो इंडिया में भी पाए जाते हैं और अन्य कंट्रीज़ में भी पाए जाते हैं, जिनमें है लायन, टाइगर, डियर, मंकी, जैकाल एंड पीकॉक. थर्ड इज इट हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 90,000 एनिमल स्पीसीज. और एनिमल की जो स्पीसीज़ हैं वो कम से कम 90,000 स्पीसीज़ हैं. फोर्थ इज द कंट्री हैज़ अबाउट 2,000 स्पीसीज ऑफ बर्ड. और हमारे देश में लगभग 2,000 बर्ड्स की स्पीसीज हैं. इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड दैट हैज़ बोथ टाइगर एंड लायन. और इंडिया ऐसी कंट्री है जिसके अंदर लायन एंड टाइगर दोनों पाए जाते हैं. ठीक है, इंडिया कैसी कंट्री है जिसके अंदर लायन एंड टाइगर पाए जाते हैं. एनिमल्स की स्पीसीज 90,000 है और बर्ड्स की स्पीसीज 20,000 है, सॉरी 2,000 है. ठीक है, उसके बाद है इंडियन वेजिटेशन. डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन आर फाउंड इन इंडिया. और भारत के अंदर विभिन्न प्रकार की वेजिटेशंस पाई जाती हैं, वनस्पति पाई जाती हैं. फर्स्ट इज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. सेकेंड इज ट्रॉपिकल डिकेडियस फॉरेस्ट. थर्ड इज ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट. फोर्थ और डेजर्ट वेजिटेशन. फोर्थ इज माउंटेन फॉरेस्ट एंड फिफ्थ इज टाइडल एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट. बेटा जो ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट होते हैं उनको डेजर्ट फॉरेस्ट किस लिए बोलते हैं? क्योंकि डेजर्ट के अंदर कटीले झाड़ियाँ और जिन पेड़ों में कांटे होते हैं, जिनकी पत्तियाँ छोटी और नुकीली होती हैं, तो वो ही वेजिटेशन डेजर्ट में उगती है. तो इसीलिए ट्रॉपिकल थॉर्न जो फॉरेस्ट होते हैं उनको डेजर्ट फॉरेस्ट भी बोलते हैं. टाइडल फॉरेस्ट को मैंग्रोव फॉरेस्ट भी बोलते हैं. और ये आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है उसके फोर्थ का जो हमने आंसर अभी छोड़ा था वो यही आंसर है. आपको इन्हीं फॉरेस्ट्स के नेम लिखने हैं. आवर सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ट्रॉपिकल मॉनसून फॉरेस्ट एंड टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट. कि जो ट्रॉपिकल मॉनसून फॉरेस्ट है और टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट है, मॉनसून मतलब बरसाती फॉरेस्ट और एवरग्रीन मतलब जो सदा हरे भरे रहते हैं, तो इनमें क्या डिफरेंस है? ट्रॉपिकल मॉनसून फॉरेस्ट, फर्स्ट दे लाई इन ट्रॉपिक्स, कि ये ट्रॉपिक्स में पाए जाते हैं. दे एक्सपीरियंस मॉनसून क्लाइमेट, और ये मतलब कि एक्सपीरियंस करते हैं क्लाइमेट, मॉनसून क्लाइमेट. मॉनसून क्लाइमेट का मतलब है कि जब मॉनसून का महीना आता है तभी इनके ऊपर पत्ते आते हैं, जब ये हरे भरे रहते हैं. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज next point is this climate is marked by seasonal rainfall and dry condition in between. कि इनकी जो क्लाइमेट है वो सीजनल रेनफॉल के ऊपर डिपेंड करती है, और वैसे कंडीशन जो ड्राई कंडीशन है, मतलब कि रेनफॉल आता है तो ये हरे भरे हो जाते हैं और वैसे ये ड्राई रहते हैं. टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, दे लाई इन टेम्परेट रीजन, की ये टेम्परेट रीजन में रहते हैं. दे रिसीव सफिशिएंट रेनफॉल, यहाँ पे काफ़ी वर्षा होती है. दे हैव ए वाइड रेंज ऑफ क्लाइमेट एंड डज नॉट मार्क बाई सीजनल रेनफॉल. और इसकी जो क्लाइमेट है वो एक बड़े स्तर की है और ये सीजनल रेनफॉल के द्वारा इनको मार्क हम नहीं कर सकते. आवर थर्ड क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द मेडिटेरियन फॉरेस्ट. कि मेडिटेरियन जो फॉरेस्ट होते हैं, भूमध्य सागरीय जो फॉरेस्ट होते हैं, उनके बारे में हमें बताना है. These are found in southern European countries like France, Italy, Spain, southwestern Australia. कि ये कहाँ पाए जाते हैं? यूरोपियन कंट्रीज़ में पाए जाते हैं, फ्रांस में, इटली में, क्योंकि यूरोप के नीचे ही क्या है? मेडिटेरियन सी है और वहीं पे ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं. फ्रांस में, इटली में, स्पेन में, साउथ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में. These regions receive rainfall in winter and have relatively dry summer.
और यहाँ पे सर्दियों में बारिश होती है और वैसे मौसम क्या होता है, जो समर का जो मौसम होता है वो क्या होता है, ड्राई होता है। केदार, पाइन, ऑलिव एंड मैपल ट्रीज ग्रो इन दिस फॉरेस्ट। ये जो केदार है, पाइन है, ऑलिव है, मैपल है, ये ट्रीज इन फॉरेस्ट के अंदर उगते हैं। यहाँ की वाइल्ड लाइफ के बारे में बताया, वुल्व्स, फॉक्सेस, रैबिट्स, वल्चर एंड ईगल्स। कौन कौन सी यहाँ पे वाइल्ड लाइफ है कि वुल्व्स हैं, फॉक्सेस हैं, रैबिट्स हैं, वल्चर्स हैं एंड ईगल्स हैं। फोर्थ क्वेश्चन इज डिस्क्राइब डेजर्ट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। हमें डेजर्ट वेजिटेशन और जो वाइल्ड लाइफ है उसके बारे में बताना है। फर्स्ट है दीज रीजन्स रिसीव एक्सट्रीमली लो रेनफॉल, कि इन क्षेत्रों में बहुत ही कम बारिश होती है। ट्रीज लाइक बबूल, कीकर, डेट, पाम एंड कैक्टस ग्रो इन दीज डेजर्ट। और यहाँ पे कौन कौन से पेड़ उगते हैं, बबूल, कीकर, डेट, पाम एंड कैक्टस, जो डेजर्ट में उगते हैं। मतलब जो बबूल है, कीकर है, इनके सबके ऊपर कांटे होते हैं, कैक्टस में कांटे होते हैं। हाइनस, जेजिलाज, एंटेलोप्स एंड ए वेराइटी ऑफ स्नेक्स एंड लिजर्ड्स आर फाउंड इन डेजर्ट्स, कि हाइनास, जेजिलाज, एंटीलोप्स और बहुत सारे स्नेक्स की और लिजर्ड्स की वैरायटी इन डेजर्ट फॉरेस्ट में पाई जाती है। आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड ऑल दीज क्वेश्चंस very well. Revise your chapter very well for your exam. Thank you. A very pleasant morning to all my dear students and all the viewers of this video. This is Vinita ma'am teaching in MLP International School, Rajpura. Welcome to you to our YouTube channel of online classes. Student, this video include the content for the subject science and the class is for 8th class. So in this video we are going to revise the content of the chapter 3, that is the synthetic fiber and plastic. Student, these all are the content that we have read in this chapter. Types of fiber, types of plastic, synthetic fiber, plastics क्या होते हैं, how they will manufacture और किस तरीके से वो यूजफुल होते हैं, and kinds क्या होती हैं. So we are going to learn the short and long questions of this chapter. So let's start. Student, these are the short question answer. The first one is what are the synthetic fibers named to synthetic fiber. Synthetic fibers क्या होते हैं and उनके two types बताने हैं. The first one is those fibers which are made by human beings in industries with the help of chemicals and petroleum product are synthetic fiber. Student, synthetic fibers वो fibers होते हैं जो कि इंडस्ट्रीज में और केमिकल की हेल्प से और केमिकल प्रोडक्ट्स की हेल्प से बनते हैं. एग्जाम्पल्स है आपका रेयन, नायलॉन, पॉलिस्टर एक्सेट्रा. द नेक्स्ट इज व्हाट इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल. नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, द मटेरियल दैट कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड. The material that cannot be decomposed easily by natural process are called non-biodegradable material. स्टूडेंट, वो मटेरियल जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जल्दी डिकम्पोज नहीं होते नेचुरल प्रोसेस की हेल्प से, बैक्टीरिया की हेल्प से, दे आर नोन एज द नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल. एग्जाम्पल पॉलीथीन, प्लास्टिक, पीवीसी एक्सेट्रा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड इज गिव टू डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. स्टूडेंट, थर्मोप्लास्टिक्स क्या होती हैं एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स क्या होती हैं. दे आर डिफरेंस बिटवीन दीज टू. द फर्स्ट वन इज प्लास्टिक विच कैन बी इजिली बेंट और रिफॉर्म ऑन हीटिंग. वो प्लास्टिक जो आसानी से बेंड हो सकती है, मुड़ सकती है, दोबारा बनाई जा सकती है हीटिंग के प्रोसेस से, दैट आर नोन एज द थर्मोप्लास्टिक. बट द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स आर दे कैन नॉट डिफॉर्म. ये दोबारा डिफॉर्म नहीं होती, सॉफ्टवेयर नहीं होती हीटिंग पे, सो दे आर नोन एज द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स. एंड थर्मोप्लास्टिक जो होती है स्टूडेंट वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होती हैं, बट जो थर्मोसेटिंग्स होती हैं दे आर द बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट. फॉर एग्जाम्पल देयर इज पॉलीथीन, पीवीसी, पॉलिस्टर, हेयर द बैकलाइट, मेलामाइन, टेफ्लॉन एक्सेट्रा. सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स एंड thermoplastics. Next question number 4th is mention two uses of PVC. The PVC is used for insulating, covering electrical wiring. Electrical wiring को cover up करने के लिए use होती हैं. And it is used to cover मोटर कार सीट्स फर्नीचर. ये मोटर का कवर वगैरह, सीट्स फर्नीचर वगैरह के लिए यूज़ होती हैं. इट यूज टू मेक हैंड बैग्स, रेन कोट्स एंड फ्लोर कवरिंग मटेरियल. और फ्लोर कवरिंग यानी जो टाइल्स, फर्श वगैरह को कवर अप करने के लिए, उनके लिए भी ये मटेरियल्स यूज़ होते हैं, रेन कोट वगैरह के लिए भी. यहाँ क्वेश्चन नंबर 5th इज
राइट शॉर्ट नोट ऑन पॉलीमराइजेशन. पॉलीमराइजेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग मोनोमर्स इन यूनिट्स टू फॉर्म पॉलीमर इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन. वो पॉलीमराइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें कि हम मोनोमर्स को पॉलीमर्स की छोटी छोटी चेन्स के साथ ज्वाइन करते हैं. दिस प्रोसेस इज यूज टू मेक सिंथेटिक फाइबर. ये प्रोसेस सिंथेटिक फाइबर को बनाने के लिए यूज होता है. ओके, नाउ मूव टू द लॉन्ग क्वेश्चन. The first question is mention two advantages and two disadvantages of the synthetic fiber. The advantages of synthetic fiber student ये very important question होते हैं. Advantages के synthetic fiber के advantages हैं they are strong, they are crease resistant. स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्रीज इसमें सिकुड़न नहीं आती. दे ड्राई अप क्विकली, जल्दी आसानी से सूख जाते हैं. दे कैन बी डाइड इन अट्रैक्टिव कलर एंड शेप. ये अट्रैक्टिव कलर और शेप में डाई किए जा सकते हैं. डिसएडवांटेज दे कैच फायर मोर इजीली. ये फायर आसानी से पकड़ लेते हैं, जल्दी से आग लग जाती है. डू नॉट एब्जॉर्ब स्वेट, एब्जॉर्ब नहीं करते हैं. अलाउ एयर टू पास, नॉट गुड फॉर समर. समर वियर के लिए भी अच्छे नहीं होते. दे गेट डैमेज बाई हाई टेम्परेचर व्हेन आयरन. और जब ये आयरन किए जाते हैं तो हाई टेम्परेचर के थ्रू जल्दी ही मतलब ख़राब हो जाते हैं, मतलब डैमेज जल्दी हो जाते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन करनी है, प्रॉपर्टीज एंड टू इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. सो फर्स्ट वन इज पॉलीथीन. पॉलीथीन की प्रॉपर्टीज क्या होती है? इट इज इनसॉल्युबल इन ऑल काइंड ऑफ ऑल सॉल्वेंट. जितने भी सॉल्वेंट्स होते हैं इनमें इनसॉल्वेंट होता है. एंड इट इज़ नॉट बायोडिग्रेडेबल. बायोडिग्रेडेबल मटेरियल नहीं है. नॉट बायोडिग्रेडेबल मीन्स ये जल्दी से डिग्रेड नहीं होता. बायोडिग्रेडेबल मतलब सड़ता नहीं है. द नेक्स्ट इज यूजेस. प्रिपेयरिंग बैग, पाइप, बकेट्स वगैरह को प्रिपेयर करने के लिए यूजफुल होता है. यूज एज एंटी कोरोजन कोटिंग. अगर किसी भी मतलब आयरन के मटेरियल को कोटिंग करनी है सो वी यूज इट एज एन एंटी कोरोजन कोटिंग. नेक्स्ट इज टेफ्लॉन. कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज हैं इसकी. दीज आर द बैड कंडक्टर ऑफ हीट. होता है कैन नॉट बी सॉफ्टेन ऑन हीटिंग. हीटिंग के अगर इसे हम हीट करते हैं तो ये सॉफ्टेन नहीं हो सकता. इसको मतलब हम मतलब सॉफ्ट नहीं कर सकते, आसानी से मुड़ नहीं सकता. ये यूजेस क्या है स्टूडेंट? इट इज़ यूज एज लुब्रिकेंट. लुब्रिकेंट इन मशीनरीज. मशीनरीज के पार्ट में जो एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं मशीनरीज के पार्ट, जैसे आपने व्हील्स वगैरह, चेन्स वगैरह देखे होंगे, तो उनमें एज अ लुब्रिकेंट यूज होता है. यूज इन मेकिंग नॉन स्टिकी पैन्स एंड अदर कुकिंग यूटेंसिल्स. जितने भी नॉन स्टिकी पैन होते हैं, आपने देखा होगा फ्राई पैन वगैरह, इसमें यूज होता है यूटेंसिल्स को बनाने के लिए. नेक्स्ट इज बैकलाइट. बैकलाइट कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज आर हार्ड एंड स्टिफ. हार्ड होता है, स्टिफ होता है. इट इज़ अ गुड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर. और बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर भी होता है. यूजेस नेक्स्ट इसके हैं मेकिंग प्लग्स वगैरह, स्विचेस, टेलीफोन वायर वगैरह जो होते हैं, केसेस वगैरह, इनके फिटिंग्स वायर के लिए भी यूज़ होता है बनाने के लिए. यूज़ फॉर मेकिंग हैंडल्स ऑफ सॉस पैन, प्रेशर कुकर. जितने भी सॉस पैन वगैरह, प्रेशर कुकर वगैरह होते हैं, इनके हैंडल्स को भी बनाने के लिए यूज़ होते हैं. नेक्स्ट इज मेलामाइन. कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज. इट इज़ हार्ड. इट इज़ हाई पॉलिश पॉलीमर. हार्ड होता है और बहुत ही हाईली पॉलिश पॉलीमर होता है, मतलब पॉलिशिंग की नीड नहीं होती है. यूजेस हैं यूज्ड इन मेकिंग फायर रेजिस्टेंस फैब्रिक. जितने भी हमारे फायर रेजिस्टेंट फैब्रिक होते हैं, मीन्स आप कह सकते हो कि जो फायरमैन्स होते हैं उनके जो कपड़े होते हैं, आप कह सकते हो वो इससे बनते होंगे. यूज़ फॉर मेकिंग क्रॉकरी एंड फ्लोर टाइल्स. जो आपकी फ्लोर टाइल्स वगैरह बनती हैं, क्रॉकरीज बनती हैं, आपने देखी होंगी. चाइना, जो आप चाइना के बर्तन वगैरह बोलते हैं ना, जस्ट लाइक वो. तो ये सारी जो चीज़ें हैं आप कह सकते हो कि मेलामाइन को यूज़ करके बनाई जाती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज हाउ डज द एक्सेसिव यूज ऑफ प्लास्टिक अफेक्ट द इन्वायरमेंट. अगर हम एक्सेसिव यूज़ करते हैं प्लास्टिक का तो किस तरीके से इन्वायरमेंट को अफेक्ट करता है. देखिए, प्लास्टिक्स जो होते हैं वो चॉक कर देते हैं हमारे ड्रेन सिस्टम को और पॉल्यूट करते हैं सॉइल को. बर्निंग अगर हम करते हैं प्लास्टिक्स की तो टॉक्सिक फ्यूम्स रिलीज करते हैं, जिससे कि एयर पोल्यूशन में प्रॉब्लम हो जाती है. प्लास्टिक थ्रोन इन वाटर बॉडीज ब्लॉक द फ्लो ऑफ वाटर एंड कैन हार्म एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म. और जितने भी प्लास्टिक्स को अगर हम थ्रो कर देते हैं, प्लास्टिक की मटेरियल्स को हम वाटर बॉडीज़ में थ्रो करते हैं, तो स्टूडेंट क्या होता है, ये हमारे वाटर बॉडीज़ में जो रहने वाले एनिमल्स होते हैं उनको डैमेज करता है, नुकसान पहुंचाता है. ग्रेजिंग एनिमल्स सॉलो प्लास्टिक. अगर जो जानवर घास वगैरह खाते हैं वो उसको खा लेते हैं तो उनके रेस्पिरेटरी में प्रॉब्लम होने लगती है और समटाइम उनकी डेथ भी हो जाती है. अगर इसे हम ग्राउंड में डंप कर देते हैं तो वो वाटर एब्जॉर्प्शन अलाउ नहीं करता है सॉइल में, क्योंकि आप कभी भी ये इस एक्टिविटी को भी परफॉर्म करके देख सकते हो कि सॉइल में पॉलीथीन थोड़ी देर उसके दबा करके और पानी डालेंगे तो वहाँ से वो रिस कर नहीं जाएगा, छन कर नहीं जाएगा. नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज एक्सप्लेन हाउ यू वुड कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ थ्रेड्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स. तो आप किस तरीके से डिफरेंट मटेरियल्स के थ्रेड को कंपेयर कर सकते हैं. दिस इज एन एक्टिविटी यू कैन परफॉर्म इट. स्टेप्स आर टेक अ स्टैंड. आपको एक स्टैंड लेना है, थ्रेड को टाई करना है
दैट यू वांट टू टेस्ट, जिस थ्रेड को आप टेस्ट करना चाहते हो, देन आपको क्या करना है, एक वेट टाई करना है, आप स्टोन भी उसमें बांध सकते हो, एंड कीप इट इंक्रीजिंग अंटिल इट ब्रेक्स। आपको उसको तब तक खींचते रहना है जब तक कि वो टूट ना जाए। डू द सेम विद अदर थ्रेड ऑल्सो, आपको ऐसे और भी जो थ्रेड्स आपने लिए हैं 2-3 थ्रेड्स उनके साथ करना है। नाउ यू विल ऑब्जर्व द थ्रेड विच विल ब्रेक्स इजिली बाय पुटिंग ओनली सम वेट इज हैवी लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो आप जो थ्रेड जल्दी टूट जाएगा उसका मतलब सेम वेट होगा, ठीक है, थोड़ी देर में ही जल्दी टूट जाएगा, तो वो क्या है, उसकी स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी उसकी जो स्ट्रेचिंग पावर है वो बहुत कम है। ना अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर, अब आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज हाउ यू कैन कंट्रोल द प्रॉब्लम्स कॉज बाय प्लास्टिक्स। प्लास्टिक्स के थ्रू होने वाले आप जो प्रॉब्लम्स हैं उनको किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक कैरी बैग्स, हमें प्लास्टिक की कैरी बैग्स जो हैं उनको यूज़ अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज ये मेजर सोर्स होते हैं एयर पोल्यूशन का। एंड मेक यूज़ ऑफ बैग, हमें कॉटन और जूट से बने बैग को यूज़ करना चाहिए। बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को सेपरेटली डिस्पोज करना चाहिए। एंड डू नॉट थ्रो द प्लास्टिक रैपर्स ऑन द रोड, जितने भी प्लास्टिक रैपर्स हैं वी शुड नॉट थ्रो इट ऑन द रोड। दीज आर कैरी टू सिटीज़ सीवेज, उनको सिटीज़ सीवेज जो आते हैं उनमें मतलब कैरी करके अगर वो चले जाएंगे, कैरी इन द सेंस सिटीज़ सीवेज यानी जो नाले होते हैं, अगर वो उसमें चले जाएंगे तो वो क्लॉगिंग मीन्स पानी को रोकने का जो काम कर देते हैं। समटाइम्स आपने देखा होगा नालियों में अगर पॉलीथीन वगैरह जाती है तो वो नालियाँ फंस जाती है। सो दिस मस्ट बी अवॉइडेड। रिमेंबर एंड मस्ट बी फॉलोड द 4Rs प्रिंसिपल्स, जो आपने 4R प्रिंसिपल्स देखे हैं, पढ़े हैं, रिसाइकल, रिड्यूस, रीयूज एंड रिफ्यूज, वी शुड फॉलो दिस। सो स्टूडेंट, वी हैव completed our today's content. I thought you get all the content, and that's all for today. Goodbye. Morning student, welcome to online classes. This is Sarus from MLP International School Rajpura. So student, as we have already started our revision part and we have completed up to 6th chapter complete, so in this regard we are just doing up to 6th class and 7th and 8th as usual. So student, we have to do the revision part and you have to just take care of this. And so students, in this regard, let us start. सो स्टूडेंट लेट अस स्टार्ट। आपका ये क्लास 8 का जो है चैप्टर 5 है, जिसका पहले वाला जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है इसका रिवीजन पार्ट में। तो आज हम इसका जो है क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। टुडे वी विल जस्ट स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस चैप्टर नंबर 5। नाउ सी द पेंडोरा चैप्टर। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वाज द मोस्ट पावरफुल ऑफ ऑल गॉडेस, जब सबसे ज्यादा पावरफुल कौन था सभी गॉड्स में, एंड हु हैड अनॉयड हिम, और उसको जो है किसने जो है अनदेखा किया, अनॉयड किया। Now answer of this question is the most powerful of all gods were Zeus. Two brothers named Amphitheus and Prometheus had upset and annoyed him. सबसे पावरफुल गॉड जियस था और दो ब्रदर थे उसके, एम्पिथेसिस और पैरामेथियस, इन्होंने उसको जो है अपसेट किया था और अनॉयड किया था। Now see the second question, who was goddess एंथिया। एंथिया गॉडेस कौन थी? व्हाट डिड शी प्ले इन द क्रिएशन ऑफ पेंडोरा, पेंडोरा की क्रिएशन में उसने क्या रोल अदा किया था। इसका आंसर देखिए, द गॉडेस एंथिया ब्रेथेड लाइफ इनटू द फिगर क्रिएटेड बाय एपिथेसिस, फिगर ऑफ वुमन फ्रॉम क्ले, यानी कि उसने जो है जो क्ले से, एम्पिथेसिस ने जो क्ले से जो लेडी बनाई थी उसमें उसने सांसें डाल करके उसको जीवन दिया था। अब इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, एंथिया वाज गॉडेड, शी रोल एन इम्पॉर्टेंट प्ले इन द क्रिएशन ऑफ पेंडोरा बाय ब्रीथेड लाइफ इनटू द फिगर ऑफ अ वुमन मेड बाय क्ले, यानी कि उसने जो है सांसें डाल करके बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले रोल किया था क्रिएशन में पेंडोरा के, जो कि सांसें डालते जो कि जो है एक वुमन जो है बनाया गया था क्ले से उस फिगर में। नाउ सी द थर्ड क्वेश्चन, व्हाट एडवाइस डिड Prometheus give Amphitheus? Why did Amphitheus follow? Why didn't Amphitheus follow his advice? यानी कि क्या एडवाइस दी थी पैरामेथियस ने एम्पिथेसिस को, और क्या एम्पिथेसिस ने वो जो है एडवाइस फॉलो की। आंसर 3 देखिए, पैरामेथियस एडवाइज्ड एम्पिथेसिस नॉट टू एक्सेप्ट एनी गिफ्ट फ्रॉम द गॉड्स। Amphitheus did not follow his advice because he was completely
cramped for the beauty of the woman called Pandora. तो इसमें क्या है कि एम्फीथीसिस ने जो है जो इंस्ट्रक्शंस दी थी उसने उसकी इंस्ट्रक्शन नहीं मानी क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा पेंडोरा की सुंदरता से प्रभावित हुआ था। नंबर 4 देखिए, वाई डिड पेंडोरा बिकेम रेस्टलेस। पेंडोरा जो है रेस्टलेस क्यों हो गई थी? वाई डिड शी डिसाइडेड टू डू, और उसने क्या करने की सोची? Now see the answer of this question. Number 4, Pandora became restless because she was unable to control herself to find what was inside the box. Was wedding gift given by Zeus. She decided to go in the room and wanted to open the box and see what was inside. पेंडोरा रेस्टलेस इसलिए हो गई थी क्योंकि जो पेंडोरा बॉक्स उसे दिया गया था वेडिंग गिफ्ट में, उसको कंट्रोल नहीं हो रहा था कि उसको गिफ्ट भी प्रोवाइड किया गया है और उसे न खोलने के लिए भी बोला गया है। तो वो चाह रही थी कि उसने फिर आखिर कोशिश की और डिसाइड किया कि मैं जिसके द्वारा दिए गए इस जो है बॉक्स को ओपन करूंगी दूसरे कमरे में ले जाकर। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 4. नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 6. नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 5. व्हाई डिड पेंडोरा होप टू सी इनसाइड द बॉक्स? पेंडोरा ने उस बॉक्स के अंदर क्या उसकी इच्छा थी कि उसके अंदर क्या होना चाहिए? नाउ पेंडोरा, इसका 5th का देखिए आंसर, पेंडोरा होप टू सी इनसाइड द बॉक्स फाइंड सिल्क्स, ड्रेसेस, गाउन्स और गोल्ड ब्रासलेट्स एंड नेकलेसेस और सिल्क्स ऑफ द गोल्ड कॉइन्स। तो उसने क्या है सोचा कि उसके जो है बॉक्स में क्या होना चाहिए? फाइन सिल्क की ड्रेसेस होनी चाहिए, गाउन्स होने चाहिए और गोल्ड की जो है ब्रासलेट्स होनी चाहिए और नेकलेस होना चाहिए और जो है कुछ गोल्ड कॉइन्स भी होनी चाहिए। तो ये पेंडोरा की एक्सपेक्टेशन थी कि उस बॉक्स के अंदर होना चाहिए। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट हैपेंड व्हेन पेंडोरा ओपन द बॉक्स? जब पेंडोरा ने बॉक्स को ओपन किया तो क्या हुआ? Now answer of this question number 6 is, when Pandora opened the box, power cut, diseases and poverty came out, misery, death and sadness all spread like tiny buzzing moons. तो ये जो है पेंडोरा ने जब ओपन किया बॉक्स तो ज्यूस के द्वारा भेजी गई जो है ये सारी डिजीजेस, पॉवर्टी, मिजरी, डेथ और सैडनेस, ये चारों तरफ जो है एक छोटे छोटे बजिंग मोड्स की तरह ब्रास्ट होकर के उस बॉक्स में से निकल के चारों तरफ फैल गई। नाउ 7th का क्वेश्चन का देखिए, हु वॉज द लास्ट टू कम आउट फ्रॉम द बॉक्स? लास्ट में बॉक्स में से क्या चीज थी जो बाहर आना चाहती थी? व्हाट डिड होप से अबाउट herself, और होप ने अपने बारे में क्या बताया? Yes, answer of this question number 7 is, the last to come out from the box was a pretty white fairy like a butterfly, dragonfly. Hope said about himself that she cannot save from burst, but she can make them feel better. यानी कि लास्ट में जो चीज निकलना चाह रही थी वो एक प्रिटी वाइट फेरी की तरह थी, लाइक अ ब्यूटीफुल ड्रैगन फ्लाई, जो बहुत ही सुंदर ड्रैगन फ्लाई की तरह थी। उसको वो कौन थी? वो होप थी। और होप ने अपने बारे में कहा कि वो जो है ये तो नहीं है कि इन चीज से बचा सकती है, लेकिन वो फिर भी जो है इन सारी चीजों से मतलब राहत जो है वो दे सकती है। नाउ स्टूडेंट, अब देखिए हु सेड टू हुम, ये आपके स्टेटमेंट जो है ये बुक से है, आपके चैप्टर से है, और ये स्टेटमेंट किसने किसको कहा है ये आपको देखना है। पहला स्टेटमेंट देखिए, थैंक यू बट यू शुड बी केयरफुल। धन्यवाद लेकिन आपको केयरफुल होना चाहिए। तो ये एम्फीथीसियस को कहा गया है और जियोस ने बोला है। अब नंबर 2 देखिए, वी विल नेवर डिसओबे यू, हम आपका उल्लंघन कभी नहीं करेंगे। तो ये कहा गया है जियोस को और कहा है एम्फीथीसियस ने।
नंबर 3 देखिए, डोंट ट्राई टू ओपन द बॉक्स, बॉक्स को खोलने की कोशिश मत करना। ये पेंडोरा को कहा गया है और एम्फीथिसिस ने बोला है पेंडोरा को। नंबर 4 देखिए, आई विल कम आउट इन अ मोमेंट, मैं 1 मिनट में जो है बाहर आता हूं, तो ये जो है आ रहा हूं, तो ये जो है कहा गया है एम्फीथिसिस को और कहा है पेंडोरा ने। अब 5th का देखिए, यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन ऑन द अर्थ, वुमेन ऑन अर्थ, तुम जो है, ये वर्डिंग्स कही गई है पेंडोरा को और कहा है एम्फीथिसिस ने। अब नंबर 6 देखिए, लुक व्हाट यू हैव डन, देखो तुमने क्या कर दिया है, ये कहा गया है इट इज बीन सेड टू पेंडोरा एंड सेड बाय एम्फीथिसिस। नाउ सी द 7th स्टेटमेंट, आई कैन मेक यू हैप्पी, मैं तुम्हें खुश कर सकती हूँ, ये कहा गया है बोथ, ये है एम्फीथिसिस और उसको पेंडोरा को, दोनों को ही ये वर्ड बोले गए हैं। एंड दिस वर्ड हैज बीन सेड बाय होप, होप ने ये जो है ये वर्ड्स बोथ को कहा है, पेंडोरा और एम्फीथिसिस को। सो स्टूडेंट, अब इस वीडियो में आपको ये रिवीजन पार्ट इतना है एंड वी विल जस्ट कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सो स्टूडेंट, व्हाट यू हैव टू डू, सेम एज यूजुअल, you have to click on the bell icon and share the video, subscribe the channel and don't forget to click on bell icon. So student, thank you, take care. Welcome you to online classes of MLP School Rajpura. I Priyanka ma'am. Today's session teach you subject GK class 6 to 8th and today's my topic is Rafale, that is the fighter plane that recently acquired from France country to India. Okay, so you have to see the video properly and question based on that. In UAE, that place has a takeoff after 7,000 किलोमीटर राफेल मीन्स जब ये वहाँ से स्टार्ट हुई थी इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी इसकी जो जर्नी, वहाँ से बीच में इन्होंने एक टेक ऑफ लिया था कहाँ पे 7,000 किलोमीटर के बाद। UAE इंडिया का एक नेबरिंग कंट्री है वो। ओके, नाउ आई टेल यू 20 MCQ question based on Rafale jet. Okay, so let's start. Our first question is Rafale aircraft is being acquired from, किस कंट्री से एक्वायर किया गया है? आंसर इज फ्रांस, फ्रांस से एक्वायर किया गया है। नेक्स्ट वन इज Rafale फाइटर एयरक्राफ्ट इज डिजाइन एंड बिल्ट बाय विच कंपनी, किस कंपनी के थ्रू इसको बनाया गया है? तो हेयर 4 ऑप्शंस आर गिवन और आंसर इज डैशल्ट एविएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मैनी रफेल इंडिया बोट फ्रॉम फ्रांस, कितने जो रफेल है वो इंडिया फ्रांस से खरीदेगा? 36, और ये अप टू 2022 तक इंडिया में आ जाएंगे सारे। ओके, तो रिसेंटली अभी कितने आए हैं? 5। नेक्स्ट वन इज व्हेन वाज रफेल डील साइन, सबसे पहले इसकी डील कब हुई थी? 23 सितंबर 2016, और आए कब है इंडिया में? 2022 में। सो यू हैव टू लर्न दैट कि इसकी डील कब साइन हुई थी। नेक्स्ट वन, रफेल इज एन इक्विपमेंट विद विच मिसाइल सिस्टम, किस मिसाइल सिस्टम के इक्विपमेंट इसमें यूज है? तो आंसर इज स्केलअप कर्सिव मिसाइल। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ रफेल, मैक्सिमम स्पीड कितनी है? ये 1 आवर और 1 में कितना किलोमीटर क्रॉस करता है? 2223 किलोमीटर। ओके, इसकी स्पीड बहुत ही फास्ट है और इसका जो टारगेट है वो भी बहुत
काफ़ी किलोमीटर तक हैं। ए राफेल कैन कैरी अप टू फिल इन द ब्लैंक्स मिका मिसाइल। कितने मिका मिसाइल इसमें? 6 मिसाइल को ये ले जा सकता है, अपने उसमें कैरी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द रेंज ऑफ राफेल। इसकी रेंज मीन्स ये कहाँ तक जो फाइटिंग कर सकता है, इसकी रेंज क्या है? 3700 किलोमीटर तक इसकी रेंज होती है। 3700 किलोमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36 फेल्ड डील कोस्ट बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस इज। जो हमारे इंडिया और फ्रांस के बीच जो डील हुई थी उसमें जो 36 जो राफेल परचेज किए उनकी कॉस्ट कितनी है? 59,000 करोड़। ओके, नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 10 राफेल कैन इजीली कैरी बॉम्ब अप टू। कितने केजी तक के बॉम्ब ये कैरी कर सकता है राफेल? तो आंसर इज 9,500 kg। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज राफेल इज इक्विप्ड विद बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल विद विच हैज़ ए रेंज ऑफ। उसकी कितनी रेंज है? विजुअल रेंज जो मिसाइल है, विजुअल का मतलब है जो देख सकते हैं ना दूर से, तो आंसर इज 150 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज राफेल इज इक्विप्ड विद स्केल अप मिसाइल विच हैज़ ए रेंज ऑफ। उसकी जो स्केल अप मिसाइल है उसकी रेंज कितनी है? 300 किलोमीटर्स पर आवर। ओके, our next question is question number 13 which engine is used in Rafale। कौन सा इंजन यूज किया गया राफेल में? स्नेकमा M88 एंड टर्बोफैन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज राफेल इज फिटेड विद मीन्स इसमें कितने इंजन फिट किए गए हैं? आंसर इज 2 इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द लेंथ ऑफ राफेल। राफेल की लेंथ मीन्स ये कितना बड़ा है? आंसर इज 15.30 मीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 द फर्स्ट बैच ऑफ 5 राफेल फाइटर जेट्स अराइव्ड एट विच एयरफोर्स स्टेशन। दैट एवरीवन नो अम्बाला एयरफोर्स स्टेशन। स्टूडेंट, दैट इज़ द क्वेश्चन कि इन्होंने अम्बाला एयरफोर्स स्टेशन ही क्यों चूज़ किया? बिकॉज यहाँ से चाइना और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो बिल्कुल भी नज़दीक रहता है। दैट इज़ द बेस्ट रेलवे स्टेशन टू कनेक्ट विद चाइना एंड पाकिस्तान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द फर्स्ट इंडियन पायलट टू फ्लाई राफेल। आंसर इज मीन्स जो इंडिया के पहला पायलट कौन सा था जिन्होंने राफेल को फ्लाई किया? आंसर इज हिलाल अहमद राथर। नेक्स्ट वन, ओके, फॉर हाउ मैनी आवर्स राफेल कैन फ्लाई इन द स्काई। कितने घंटों तक राफेल आकाश में उड़ सकता है? आंसर इज 10 आवर्स मीन 10 आवर्स तक ये फाइटिंग कर सकता है कंटिन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज अम्बाला एयरफोर्स स्टेशन एस्टैब्लिश्ड मीन्स कब बना था जो अम्बाला में एयरफोर्स स्टेशन है वो? आंसर इज 18 जून 1919 मीन्स 1919 में ये बना था। मीन्स हमें तब तो फ्रीडम भी गेट नहीं हुई थी, उससे पहले का बना हुआ जो एयरफोर्स स्टेशन है ये। नेक्स्ट वन इज राफेल इज कंसिडर्ड एज द जनरेशन एयरक्राफ्ट। तो किस जनरेशन का एयरक्राफ्ट है ये? 4.5 जनरेशन। स्टूडेंट, जैसे कि कंप्यूटर में कोई भी मोबाइल फ़ोन में जनरेशन मीन्स इनकी जो सीरीज चलती हैं, तो इस तरह से हमारे राफेल जो जेट इंजन है उसकी सीरीज है 4.5।